हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता, एक 9.0 मैकेनिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि हमें तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने का एक और उसके बाद रिजल्टेंट स्केलर आता है। बट इस केस में हमारे पास स्पेसिफिकली वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर फॉर्म में आता है। सो ये वे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं कि हम इसे कैसे टैकल करेंगे, कि हम इसे कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इसका नीड क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट और जो भी डेफिनेशन यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे वो सब काफी ज्यादा यूज होती है हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। सो इन दैट पर्सपेक्टिव हमें ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल द वेक्टर्स का टॉपिक ही हमारा काफी ज्यादा यूज होता है। सो हमें ये चीज ओवरऑल क्लियर होना चाहिए, सो दैट कि हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये सब चीजें क्लियर हो। साथ ही साथ हमारे ये जो भी पढ़ रहे हैं वेक्टर्स वेक्टर्स अलग अलग डोमेन्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इवन इसके बाहर भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव भी हमें ये चीजें वापस पता होनी चाहिए, सो दैट हम वहाँ पे भी एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एक क्विक रिव्यू करते हैं कि हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या था और क्रॉस प्रोडक्ट क्या था। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो मैं उनके डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करता हूँ। पी और क्यू ले लो, मैं उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करता हूँ पी क्यू कॉस थीटा से। अब यहाँ पे मेरे जो वेक्टर्स हैं वो पी और क्यू है, मैंने उसे बोल्ड में मार्क कर लिख रखा है। जबकि मेरे बाकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं पी और क्यू वो मैंने इटैलिक्स में यहाँ पे लिख रखा है आगे से। कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये पी मेरा जो है वो वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्यू है, इन दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल है और मैं इनका कॉस कर रहा हूँ। तो ये इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। इसका फिजिकल सेंस क्या बनता है? फिजिकल सेंस में ये चीज है कि ये दो वेक्टर का डॉट करने पे वो बेसिकली एक वेक्टर को दूसरे के अलॉन्ग ले जाके फिर मल्टीप्लाई करता है। स्केलर में तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक सिर्फ नंबर्स होते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने जैसा, एज सिंपल ऐसा। बट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स हमारे पास डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए हमें डायरेक्शन को कंसिडर करना होता है। हम ये दोनों को एक डायरेक्शन में लेके क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली डायरेक्शन वाला पर्सपेक्टिव ही इमेज से बाहर कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो नंबर बचेंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो वहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या बचेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम सिंपली स्केलर की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए हम स्केलर प्रोडक्ट में एक वेक्टर को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। हमारे पास पी और क्यू था, मैंने क्यू की डायरेक्शन में पी का कंपोनेंट कैसे लूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और इसका मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके जो इसका इमेज आएगा क्यू की डायरेक्शन में, जो भी शैडो या प्रोजेक्शन आएगा पी कॉस थीटा आ जाता है, वो तुम ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली इसका कंपोनेंट लेके निकाल सकते हो। सो मेरे पास यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ गया पी कॉस थीटा जो कि क्यू की डायरेक्शन में, और मुझे क्यू का मैग्नीट्यूड पता है, तो मैं इसका सिंपली मैग्नीट्यूड करूंगा तो क्या आएगा? पी टाइम्स क्यू ऑफ कॉस थीटा, सॉरी क्यू टाइम्स पी ऑफ कॉस थीटा। यही सेम चीज को मेरे पी की जगह क्यू का कंपोनेंट करते तो यहाँ पे तुम इसे लिख सकते थे पी टाइम्स क्यू ऑफ कॉस थीटा। सो ओवरऑल मतलब तुम दो तरीके से लिखो। ओवरऑल हमारे सिंस ये मल्टीप्लिकेशन है स्केलर्स का, तो वो इसी टाइप से आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसा एक डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोडक्ट की तरह भी देख सकते हैं। दूसरी चीज हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट करने पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू एक नया वेक्टर मिलता है। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पी और क्यू है, पी वेक्टर से क्यू का हम क्रॉस कर रहे हैं, पी से क्यू का क्रॉस कर रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे इसको रिवर्स नहीं कर सकते। हम क्यू से पी का बोलेंगे तो वो एक अलग चीज बनती है, डायरेक्शन वाइज वो डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट स्टिल दोनों का अलग सेंस बनता है। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या आता है? पी क्यू जो मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा उन दोनों के बीच का एंगल का साइन, साइन लेने के बाद वो एंगल है। और ये जो एन है वो एक एडिशनल एक वेक्टर है। अभी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? मान लो मेरा पी वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन में है और मेरा क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। पी से क्यू, मैं पी की तरफ नहीं, मतलब पी के टेल से हेड की तरफ अपनी फिंगर्स को मूव करूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्यू की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो जिस डायरेक्शन मेरा थंब पॉइंट करेगा वो एन की डायरेक्शन होगी। तो मेरा यहाँ पे पी के थ्रू गया, पी के थ्रू मैंने क्यू से मूव करा, इस तरफ करने से मेरे थंब ऊपर की तरफ मूव पॉइंट आउट कर रहा है। इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन होगा, इस तरफ जो वेक्टर होगा वो एन होगा। बाकी मैं क्या करूंगा, ये जो पी और क्यू का साइन थीटा वाला है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा एन की डायरेक्शन पे, तो वो कहते हैं उसको स्केल अप करके हमें ये फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट दे दे। सिंपल। तो हमारे पास एन जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों पी और क्यू से, देख लो, क्योंकि पी और क्यू जो है दो वेक्टर मिलकर प्लेन बनाएंगे, उस प्लेन के जो भी परपेंडिकुलर होगा वो एन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एन है जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पी से ही परपेंडिकुलर, क्यू से ही परपेंडिकुलर, और इस प्लेन में कोई और वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर। फिजिकली जो इस चीज का क्या सेंस बनता है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली पी और क्यू के मिलकर जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है। पी और क्यू के पीछे जो एरिया एरिया होगा वो ऐसे होगा, इस चीज को हम ऐसे ले लेंगे। ओवरऑल मेरा ऐसे एरिया है, मैं इस एरिया का जो भी होगा इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो मुझे एरिया मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर। बट अगर मैं इसे इसकी डायरेक्शन भी लेके चलूंगा तो मैं इसका एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूँ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो डायरेक्शन एन की है, एन की डायरेक्शन हमने राइट हैंड रूल से देख लिया था। सो फार हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, उनका फिजिकल सेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। अगर मेरे पास तीन वेक्टर है पी क्यू और आर, तो मैं इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे मैं एब्रीवेशन में पीटीपी भी लिखता हूँ,
इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले पी का क्यू का क्रॉस करेंगे, उससे जो हमें नया वेक्टर मिलेगा उसका हम क्रॉस करेंगे आर से। पी का क्यू का क्रॉस करना है मतलब मान लीजिए वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, इन दोनों को क्रॉस करके मुझे परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन में पी क्रॉस क्यू मिल गया। ये मेरा पी था, ये मेरा क्यू था, मैं पी से क्यू गया, मेरे को इस डायरेक्शन मिला। मेरे पास अब यहाँ पे एक आर आया, दूसरा तीसरा वेक्टर था। यहाँ पे मान के चलो मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ कि ये पी क्रॉस क्यू और आर दोनों एक लाइन पे नहीं है, वरना इस क्रॉस का कोई सेंस नहीं बनेगा। अब ये दोनों मान के चलो कि आर एक वेक्टर है जो कहीं ना कहीं है, बट वो पी और क्यू, पी क्रॉस क्यू की लाइन पे या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, मतलब वो इस प्लेन के बाहर है बट इस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल नहीं है जो प्लेन पी और क्यू बना है। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल होगा, ये मैं पहला एंगल थीटा मान लेता हूँ, दूसरा एंगल फाई ले लेता हूँ। तो अभी क्या था, इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस करके मुझे क्रॉस करके एक वेक्टर बाहर मिला, मैंने उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर से क्रॉस करा, तो मैंने आर क्रॉस क्यू किया तो मुझे एक दूसरी डायरेक्शन मिलेगी। अब नोटिस करने वाली बात है कि जो ये तीनों को इनका करने पे मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि होगा ये पी टी पी, पी क्रॉस क्यू प्लस आर। ये जो भी वेक्टर मुझे मिलेगा ये वेक्टर पी और क्यू के प्लेन पे लाई करेगा। इसको तुम अपने इमेजिनेशन करके देखो कि तुम पहले पी और क्यू का क्रॉस करो, उसका नॉर्मल बनाओ, उसका नॉर्मल को के साथ में वेक्टर लो स्पेस में कहीं भी, बस वो उस वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर की लाइन में नहीं होना चाहिए। तुम उससे क्रॉस करके इमेजिन करके देखो, तुम्हें लगेगा कि एग्जैक्टली वो उस प्लेन पे लाई करेगा। इट मेक सेंस, यू कैन ट्राई इट आउट। सो बेसिकली हम इसे फिजिकली इस वेक्टर टेबल प्रोडक्ट का क्या यूज है, हम इसे यूज करके दो वेक्टर के अलाउंग एक एक उसी दो वेक्टर के प्लेन पे लाई करने वाला एक तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं। एक ये और है कि मुझे मान लो आर नहीं भी होता तो मैं तीसरा वेक्टर के लिए पी और क्यू में से कोई वेक्टर ले लेता, तो बेसिकली क्या होता वो वेक्टर इन्हीं दोनों के प्लेन पे लाई कर रहा होता, बट वो जिस वेक्टर को हमने लिया है आर की जगह उसके भी परपेंडिकुलर होता। कहने का मतलब मैं मान लो पी क्यू और क्यू का क्रॉस करता तो ये ऐसे आता बाहर प्लेन से परपेंडिकुलर। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर देता, ये मान लो ऐसे था कुछ, ये इन दोनों से परपेंडिकुलर है, ये मेरा पी और क्यू है और ये मेरा पी क्रॉस क्यू है। मैंने क्या किया, इन दोनों क्रॉस करके मैंने पी क्रॉस क्यू तो ले लिया। मुझे क्या चाहिए कि मैं इन दोनों का इसका क्रॉस वापस से पी से कर दूं, तो इसका क्रॉस वापस से पी से करूंगा तो ये ऑब्वियसली इसी लाइन पे लाई करेगा। तुम सो इसे एज्यूम कर सकते हो, ये इससे 90 डिग्री, तो इससे 90 डिग्री होकर के बाद तुम जब 90 डिग्री वाले से वापस से क्रॉस करोगे तो वो उसी प्लेन पे लाई करेगा। तो ये चीज आ गई। अब ये सिर्फ इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। पी क्रॉस क्यू तो पहले से उस प्लेन वाले वेक्टर से 90 डिग्री पे, क्योंकि वो वेक्टर नॉर्मल है इसके। पी के केस में क्या होगा, अब ये चीज वेक्टर पर नॉर्मल हो गई तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो इसी प्लेन पे लाई कर रहा है जहाँ पे पी और क्यू लाई कर रहे हैं, बट पी के परपेंडिकुलर है। अगर मैं सेम चीज क्यू के संग करता, पी की जगह मैं आर की जगह मैं क्यू को डाल देता, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलता जो प्लेन पे लाई कर रहा है पी और क्यू के, बट वो आर क्यू से परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि हम सिंस क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट को ऐसे अब्रप्टली हटा नहीं सकते, क्योंकि उसका सेंस बदल जाए। पी क्रॉस क्यू को ब्रैकेट में डालने का ये मतलब है कि हम पी और क्यू को साथ में प्रोडक्ट कर रहे हैं। पी इन दोनों को प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर निकलेगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, फिर उसका हमने पर्टिकुलरली आर से वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करा इसलिए वो एक अलग डायरेक्शन में होगा। बट अगर मैं इसके अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिवली मैं अगर क्यू क्रॉस आर करता हूँ तो क्या होता, मैं पहले क्यू क्रॉस आर कर रहा हूँ फिर पी से प्रोडक्ट कर रहा हूँ। मैंने सारे वेक्टर्स का ऑर्डर वही लिखा है, पी क्यू आर अभी भी वैसे ही, क्रॉस अभी भी उन सबके बीच में, बट मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, ब्रैकेट्स यहाँ पे। सो उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यू क्रॉस आर करने पे वेक्टर एक अलग ही डायरेक्शन में होगा, फिर उसका पी से करने पे इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो पी की डायरेक्शन हमारे उसी दोनों सेम डायरेक्शन में है जो हमारे पहले वाला डिफाइन किया। कहने का मतलब इसी डायग्राम को देखो, मेरे पास क्यू इस डायरेक्शन में है, मेरे पास आर इस डायरेक्शन में है। मैंने अगर क्यू क्रॉस आर करूंगा तो कुछ इस टाइप से आएगा, ये वैली वेक्टर बाहर निकल जाएगा, कुछ होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन पे। अब इन दोनों का प्लेन जरूरी नहीं है कि पी और क्यू वाले प्लेन पे लाई करता हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है वो पी और क्यू वाले प्लेन पे लाई कर रहा है। और ओवरऑल क्या होगा कि पी से ये हो सकता है कि लीनियर हो जाए, ये हो सकता है कि अलग भी हो, हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते इस चीज पे। सो ओवरऑल कहने का मतलब हम इसे डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए पैरेंथेसिस मैटर करता है, इसलिए आप जगह पैरेंथेसिस लगाना इज इंपॉर्टेंट। अनलाइक स्केलर प्रोडक्ट जहाँ पे हम लगा सकते थे, स्केलर प्रोडक्ट के केस में हमें प्रैक्टिकली उसका मीनिंग पता था कि ये अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसका सेंस नहीं बनता। सो हमें पता था कि हम पैरेंथेसिस लगाए ना लगाए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इस सिनेरियो में पैरेंथेसिस आर मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये डिफाइन करेंगे कि वो किसके प्लेन पे हमारा रिजल्टेंट लाएगा। ठीक है, अब हमने क्या चीज बोली कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो पी और क्यू पे प्लेन पे लाई करेगा। अगर पी और क्यू के प्लेन पे लाई करेगा, पहली बात तो अगर वो वेक्टर निकल पा रहा है इसका मतलब पी और क्यू एक लाइन पे लाई नहीं कर, अगर पी और क्यू एक लाइन पे लाइन कर रहा होता है तो क्रॉस होता है जीरो,
पी और क्यू का एक लाइन पे लाई करने का मतलब क्या होगा, पी अगर ऐसे तो क्यू ऐसे है, ऐसा हो नहीं सकता। पी और क्यू में इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल होगा, कुछ भी हो, फाइनाइट एंगल होना चाहिए कुछ पी और क्यू के बीच में। पी और क्यू के बीच में अगर एंगल है तो इसका मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मैं उनके टर्म्स में पूरे प्लेन को जो डिफाइन कर सकता हूँ। ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में तुमने पढ़ा होगा कि यहाँ पे पी और क्यू मेरे एज अ बेसिस काम कर सकते हैं फॉर दिस 2D प्लेन, और वो पूरे पूरे प्लेन पे जितने भी वेक्टर होंगे उन सबको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं पी और क्यू के टर्म्स में उस वेक्टर को लिख सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन करूंगा जो होगा कुछ स्केलर टाइम्स पी और कुछ दूसरा स्केलर टाइम्स क्यू। यहाँ पे ए और बी मेरे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो अभी मेरे अननोन है। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास ये एक इक्वेशन है जो वेक्टर्स में है और मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं एक चीज़ क्या कर सकता हूँ, मैं डॉट कर दूंगा दोनों साइड आर से, तो एक ही चीज़ दिख रही है ना, बी क्रॉस क्यू तो था ही मेरे पास, ये एक वेक्टर है, इसको मैं एक नया वेक्टर आर भी बोल सकता हूँ, आर प्राइम भी बोल सकता हूँ। सिंस एक नया वेक्टर है, क्रॉस करने के बाद एक नया वेक्टर आ रहा है, तो मैं इसे एज आर प्राइम लिख के उसे नाम भी दे सकता हूँ। मैं उसका क्रॉस कर रहा हूँ आर से, सारे वेक्टर्स हैं, मैंने इसका डॉट करा इस पूरी चीज़ का एक आर वेक्टर से वापस से, और दूसरी साइड क्या होगा, ए टाइम्स कुछ पी टाइम्स आर। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया डॉट प्रोडक्ट का कि सिंस मतलब सम करके भाई हम इसे इंडिविजुअली कर सकते हैं, प्लस बी टाइम्स क्यू डॉट आर। ये चीज़ तो ठीक है, पी आर और क्यू आर है। अब यहाँ पे आर और आर का क्या है, ये चीज़ है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको मैं अगर आर लिख दूँ, आर प्राइम लिख दूँ, तो ये क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, आर प्राइम क्रॉस आर डॉट आर। अब यहाँ पे इस चीज़ का सेंस ऑब्वियसली बन रहा है कि मुझे ब्रैकेट यहाँ लगाना है। ये तीनों क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है साइक्लिसिटी की, कि मैं अगर इन वेक्टर्स को स्केल साइक्लिकली आगे मूव करूँ, चेंज करूँ, साइक्लिकली चेंज करूँ, तो ये सेम रहता है। तो इसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ, इसको आगे को मैं ऐसे आगे ले गया, ये चीज़ आगे चली गई और ये एंड में चला गया साइक्लिकली। तो मेरे पास क्या आएगा, आर क्रॉस आर डॉट आर प्राइम। आर क्रॉस आर दोनों से वेक्टर सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये चीज़ हो गई जीरो, तो मेरा ये आर एच एस हो गया जीरो, मेरा एल एच एस हो गया जीरो। अब मुझे क्या होगा, ये चीज़ इक्वेट हो गई जीरो से। ठीक है, अब ये चीज़ इक्वेट जीरो से होने का मतलब क्या हुआ, ए टाइम्स पी डॉट आर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स क्यू डॉट आर। मैं यहाँ पे एक चीज़ इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ए डिवाइड बाई क्यू डॉट आर इज इक्वल टू बी टाइम्स पी डॉट आर। इसको मैं कुछ एक नया एक स्केलर डिफाइन कर देता हूँ, के एक स्केलर है, मैंने भी डिफाइन किया क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल थे, मैंने दो को हटा के एक में लिख सकता हूँ, तो मैं क्यों अपना फालतू में टाइम वेस्ट करूँ, दो को लेकर एक को लिख लेता हूँ। इसके टर्म्स में ए और बी को डिफाइन कर सकता हूँ। ए को क्या करता हूँ, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है के से, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है के से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास था पहले से ही कि मैंने यहाँ पहले डिफाइन करा था ए और बी के टर्म्स में, तो मेरे पास ये हो गया ए क्या हो जाएगा, कुछ के टाइम्स क्यू डॉट आर टाइम्स मल्टीप्लाई में क्या है पी। ये चीज़ एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस क्या करना है मुझे, फिर से के टाइम्स कुछ बी क्या था मेरा, पी डॉट आर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे क्यू से। ओवरऑल मतलब ये सब चीज़ें आ रही हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, बस यहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ ए और बी की, ए की वैल्यू यहाँ से उठाई, बी की वैल्यू यहाँ से उठाई, यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर मैंने डाला, और मेरे पास फाइनली ये सब आ गया। मेरे पास एक इक्वेशन है जो के टर्म्स में मुझे जो सॉल्व करना है, इसका एक रास्ता बहुत सिंपल सा है। सिंस ये इक्वेशन हर वेक्टर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मान लो मैं एक वेक्टर का सेट अपने आप डिसाइड कर लूँ, उसके लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये थोड़ा इलीगल लग रहा होगा, बट ये भी लीगल तरीका है, क्योंकि अगर इस सभी केसेस के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो इसे इंडिविजुअल केस के लिए सेटिस्फाई होना। सिंस मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के मुझे वो वैल्यू मिल रही है, तो इट मेक सेंस कि हाँ मुझे वो वैल्यू मिल रही है, वो सबके लिए वैलिड है, क्योंकि वो वैल्यू सभी के लिए है। ठीक है, सो मे बी ये मेथड थोड़ा गलत लग रहा होगा, बट स्टिल इट्स अ लीगल मेथड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी को एज एन यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ, आई ले लेता हूँ कि बहुत स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। मैं क्यू को ले लेता हूँ जे, और मैं यहाँ पे आर को ले लेता हूँ फिर से आई। इसका मैं भी रीजन समझ जाऊँ क्या करना है। दोनों साइड क्या करो, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड पे इन वैल्यू को डालो। आई पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, मेरा जो पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर है, इसके अंदर मैं आई डालूंगा, आई क्रॉस जे, यहाँ लिख देता हूँ आई क्रॉस जे क्रॉस आई। आई क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, माइनस से, ये आ गया माइनस से। और मैं उसे आर एच एस में क्या लिखूंगा, के टाइम्स क्यू और आर क्या है, क्यू और आर है जे डॉट आई, जे डॉट आई क्या हो गया अपना जीरो, प्लस के टाइम्स मेरा क्या हो गया पी और आई, पी और आर क्या है, पी और आर मेरा हो गया आई,
और आई और आई वन होता है, और मेरा क्यू क्या है चाहिए, तो ये पॉजिटिव चाहिए। एक तरफ माइनस जे और दूसरी तरफ के जे है, इसका मतलब के का वैल्यू करो -1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू -1। के -1 डालने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ये -1 हो गया, तो ये हो गया पी को मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस क्यू डॉट आर, माइनस क्यू डॉट आर। यहाँ पे मेरे माइनस के डालने का मतलब क्या, के मेरा -1 है ना, ओके यहाँ पे -1 पहले था, मैं यहाँ पे के संग भूल गया था, -b था इधर। -b होने का मतलब पी आर कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ -साइन है, तो यहाँ पहले से ही पी आर था, तो यहाँ पे क्या आएगा, -साइन था, माइनस के की वजह से भी एक आया, तो वो पी आर क्यू हो गया, पी आर पहले। ओवरऑल मेरे पास उसमें ये वैल्यू डाल के ये वैल्यू एक क्वांटिटी आ गई है। मैंने अपने ट्रिपल प्रोडक्ट को उस टर्म वेक्टर टर्म्स में लिया। इसे याद करना इज अ बिट इजी, इज अ मेथड याद करने का। इसमें जो बीच वाला वेक्टर होता है ना, पहले उस ये टर्म्स में बाकी दो का डॉट करो, उसके मल्टीप्लाई में लिखो, जैसे क्यू था बीच में, क्यू आया, बाकी क्या बचा आर और पी का डॉट करा, फिर माइनस क्या करो जो ये वाला वेक्टर है। ये तो तुम्हें श्योर है ना कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो पी और क्यू के टर्म्स में होगा, क्योंकि वो उन्हीं के दोनों से मिलके वो प्लेन बन रहा है और ये उसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो जो भी पी होगा उसके जो मल्टीप्लाई हो रहा है आर और क्यू, वो दोनों का डॉट मैंने यहाँ पे आगे लिखा और माइनस ही करना है। ये मतलब प्रोसीजर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। बीच वाला वेक्टर मल्टीप्लाइज बाय दोनों बचे हुए वेक्टर्स का स्केलर डॉट प्रोडक्ट, माइनस जो अंदर ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेक्टर बचा मल्टीप्लाइड बाय बाकी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह से भी तुम इसे याद कर सकते हो। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज ये कम्यूटेटिव नहीं है, सिंपल सा रीजन है, तुमने पी हमने यहाँ पहले भी देखा था कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो तुम क्रॉस कर रहे हो इस वेक्टर से, तो तुम इसे चेंज करोगे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से कम्यूटेटिव वाला लॉ फॉलो नहीं करूंगा। दूसरी चीज नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक का तो सिंपल रीजन है, तुम इसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं था आर था, ठीक है, -r था, मुझे -r से कैसे प्लस करना है, तो मैं इन दोनों को भी स्वैप कर दूँ, ये दोनों को स्वैप करूंगा तो एक और माइनस साइन आएगा, तो इसको मैं इसके टर्म्स में लिख सकता हूँ। बट फर्क क्या है कि ये साइक्लिक नहीं है, मतलब साइक्लिक होता तो क्या होता, मुझे क्यू आगे आता, आर आगे आता और पी पीछे जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, आर और फिर मतलब आर यहाँ पे सबसे पहले भी आया, ये मिरर बना है, ये साइक्लिक नहीं है। मतलब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे एक मिरर बना दो, तुम्हारा आर सबसे पहले, जबकि यहाँ पे लास्ट में था, क्यू बीच में अभी भी, और पी पहले था तो एंड में। यहाँ साइक्लिसिटी नहीं है, यहाँ पे मिरर वाला एक तरह से मिरर है दोनों के बीच में, और ये दोनों को स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है अपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैं कहता है कि वो दोनों का साइक्लिक फॉर्म में था, तो मतलब साइक्लिसिटी फॉर्म में जाओगे तो तुम्हारे पास सेम वैल्यूज है। इसी तरह मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो रिगार्डिंग हमने कैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, कैसे उसको डिराइव करके पता करा कि कैसे उसका फॉर्मूला आता है, और ओवरऑल उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।